आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल सक्सेस का स्पिरिचुअल जर्नी पे जो रोल है या शांति के साथ क्या इसका कनेक्शन है फाइनेंशियल सक्सेस का, उसके ऊपर हम इन डेप्थ बात करेंगे। और मेरे साथ क्या क्या हुआ इस सब को लेके, इस पे भी मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है उसका विश्लेषण हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो जब इस दिशा में जाते हैं तो उनको पता भी नहीं है कि वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें सीन क्या है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप काम कर रहे हो इस दिशा की तरफ, आपको पता नहीं क्या आने वाला है। और जो भी लोग इसमें घुस रहे हैं, आप में से कई लोग जो हैं उन्होंने अभी अपनी 4-5 महीने पहले स्पिरिचुअल जर्नी या 1 साल पहले स्टार्ट करी, जो भी है कि आपने इसकी तरफ रुझान लेना स्टार्ट किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके एंड में क्या आता है। जब आप पूरी तरीके से, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये उसमें ये बस जाता है कि मैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अधिष्ठान हूं, मतलब मैं ब्रह्मांड हूं। सिंपल, हु एम आई को मैं अभी 1 सेकंड में रैप कर रहा हूं। ठीक है, आपकी आइडेंटिफिकेशन खुद से हट के ब्रह्मांड की तरफ चली जाती है। अब क्या होता है ऐसे में, जब आदमी ऐसे में इसको गहराता जाता है अपने अंदर, तो शुरू में तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी कि हम ही ब्रह्मांड हैं। हम भूल जाते हैं, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो फिर आप धीरे धीरे ये सब चैलेंजेस जो आते हैं इसको आप कॉन्कर करते हो और मेहनत करते हो और आगे बढ़ते रहते हो और पीछे पड़े रहते हो कि मैं आत्मज्ञानी बन जाऊं, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसके बाद क्या होता है वो किसी को नहीं पता, वो मैं बताना चाहता हूं। जब आपकी सोच बहुत डेंस हो जाएगी, प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि कोई पॉइंट है जहां पे आप पहुंच गए। इट इज लाइक मसल। तो मसल में क्या होता है, अभी आपकी 9 बाइसेप है, धीरे धीरे 16 बाइसेप हो गई। अब 16 बाइसेप लेट से आपका टारगेट है, 16वीं बाइसेप के बाद आप भारी चीजें उठा लोगे लाइफ में, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग वे है कि कहने का, क्योंकि 9वीं बाइसेप काफ़ी कमज़ोर है, 10वीं 11वीं कमज़ोर है, पर 16वीं बाइसेप जो है, यानी बाइसेप्स अगर आपकी 16 हो जाती है तब आप भारी चीज़ें उठा लोगे। यानी लाइफ का जो भार है वो आप 16वें पे उठाओगे, यानी आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, आपको पता चल गया कि आप ब्रह्मांड हो। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपको ये पता चलता है, क्योंकि मैं उस यात्रा की तरफ आ रखा हूँ, उसके मोड़ पे घुस चुका हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इसमें आए हैं और गए हैं और उन्होंने ये अनुभव किया है जब वो इस पॉइंट तक पहुँचे हैं। ये जो पॉइंट है, इसके बाद क्या होता है कि सब कुछ, जो कुछ भी आपके डिज़ायर्स हैं वो ऑटोमेटिकली, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, छूटने लगेंगे। अब डिज़ायर का मतलब क्या है, जो भी डिज़ायर है, किसी भी तरीके का कोई भी पैशन से रिलेटेड डिज़ायर है, आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना था, म्यूजिक करना है, आपके जो लक्ष्य हैं बड़े बड़े, वो लक्ष्य आपको छोटे लगने लगते हैं। जब वो छोटे लगने लगते हैं तो उनकी तरफ जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाती है क्यों? क्योंकि लक्ष्य जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक जरूरी नहीं है कि वो आपको गंभीरता में डुबाए, राइट। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो ही हम गंभीर होते हैं उसकी तरफ। अगर लक्ष्य बड़ा नहीं है, छोटा है, लक्ष्य छोटा बड़ा मतलब क्या, माइंड में कितना बड़ा है, माइंड में कितना छोटा है। लक्ष्य छोटा मतलब ये नहीं कि मुझे करोड़पति बनना है, ये नहीं। लक्ष्य छोटा मतलब क्या कि आपको करोड़पति बनना है, लेकिन आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंस गिर जाती है। क्यों? क्योंकि आपके लिए करोड़पति बनना इसलिए था क्योंकि आपको वो करके कुछ सेंस ऑफ वेलबींग, सेंस ऑफ पैशन, sense of money, comfort life, BMWs, all these materialistic thing अचीव होगी, राइट। दो चीज़ों के लिए आप कर रहे हो, एक तो पैसे के लिए कर रहे हो, एक तो आप नाम के लिए कर रहे हो, बरकत के लिए कर रहे हो, मतलब पैसे के लिए कर रहे हो, धन के लिए कर रहे हो, नाम के लिए कर रहे हो, पद के लिए कर रहे हो, समृद्धि के लिए कर रहे हो। ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए तो आप लक्ष्य बनाते हो। और क्यों लक्ष्य बनाते हो? लक्ष्य बनाने का मकसद क्या है कि आपको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट चाहिए, आपको पैसा चाहिए,
आपको सोसाइटी निचले भाव से देखती है, नीच कहती है। अब आपको ऊंच पे जाना है जिससे आप सोसाइटी की नज़र में ऊपर आ सकें। लड़की का जो बाप है वो आपको हाथ दे सके, क्योंकि आपको लगता है वो हाथ मिलने के बाद बहुत कुछ हो जाएगा लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी वजह से आप करते हो। और कोई रीज़न मुझे बता दो जिस वजह से तुम लक्ष्य को अचीव कर रहे हो। तुमको एक पूरे ऑल ओवर इंडिया एक ऐसा प्रोडक्ट लाना है जो प्रोडक्ट लाइफ चेंजिंग हो लोगों के लिए। ये क्या है? एक लक्ष्य है। तुम्हारी कोई एक्स थी, उसने तुम्हें डिच कर दिया, तो अब तुम्हें अमीर होना है। क्यों? क्योंकि उसने डिच किया था किसी अमीर लड़के के लिए। तो ये क्या है? लक्ष्य है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एक्टिंग से प्यार है इसलिए तुम एक्टर बनना चाहते हो। तुम एक्टर इसलिए भी बन रहे हो क्योंकि तुम्हें नेम एंड मनी भी चाहिए। नेम फेम मनी भी चाहिए तुम्हें, इसलिए भी तुम्हें एक्टर बनना है। अपने आप से सच बोलो। ये मत कहो कि मुझे सिर्फ एक्टर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे एक्टिंग से प्यार है। क्योंकि एक्टिंग से अगर तुम्हें प्यार है तो तुम किसी रामलीला में भी एक्टिंग कर लो, वहां भी तो तुम्हें अपना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन तुम्हें बॉलीवुड से और हॉलीवुड से निकलना है, तो तुम एक्टर इसलिए बन रहे हो क्योंकि तुम्हें नेम फेम मनी प्लस एक्टिंग से प्यार है। पहले चीजों को एकदम स्पष्टता से देखना सीखो। जो मन में क्या है उसका स्पर्श करो। जो मन में चीजें चल रही हैं, एग्जैक्टली मेरा मन क्या चाहता है, किस तरीके से मैं प्रोग्राम्ड हूं, मेरी कंडीशनिंग क्या है, इसकी थोड़ा सा इसका स्पर्श करो। हमें पता ही नहीं होता हम क्या चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं सेकंड कैटेगरी के लोग, वो एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ नेम फेम मनी चाहिए। उनको एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है। उनको एक्टिंग को मीडियम की तरह यूज करना है कुछ पाने के लिए। तो दोनों ही केसेस में नेम फेम मनी चाहिए ही चाहिए। और मनी अगर नहीं चाहिए होगा तो कर ही क्यों रहा है आदमी काम फिर? तो ये कहना गलत है कि मुझे नेम फेम मनी नहीं चाहिए। साथ में वो भी तुम्हें बैकग्राउंड में चल रहा है। प्राइमरी फोकस तुम्हारा एक्टिंग है, ठीक है? तो ये दो कैटेगरी के लोग होते हैं, जो कर्म योगी प्लस तमो योगी हैं। साथ ही साथ जो दूसरे हैं वो तमो योगी और कर्म योगी, सिर्फ तमो योगी हैं। मतलब तामसिक चीजों की तरफ आकर्षित होके कर रहे हैं कि प्राइवेट जेट खरीदना है इसलिए एक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा? अब तुमने मेरी बात सुनी या पता नहीं क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में, तुमने दिशा बदल दी। अमूमन तो कई लोग 99.99% लोग तो इस दिशा की तरफ आते नहीं हैं। सिर्फ एक ही दिशा के एक परसेंट लोग, सिर्फ 0.001% लोग इस दिशा की तरफ सीरियसली आते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको जानना है कि अच्छा ठीक है भगवत गीता क्या है या आत्मज्ञान क्या होता है, ये सब थोड़ा बहुत जाना, फिर अपना उसी में कर्म योग में चले गए, नहीं तो तमो योग में चले गए। ठीक है, तामसिक चीज़ों में चले गए, नहीं तो राजसिक चीज़ों में चले गए। ठीक है, तमो योग एक कोई टर्म नहीं है, ठीक है? तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो या तो आप तामसिक चीज़ों की तरफ चले गए या तो आप राजसिक चीज़ों की तरफ चले गए। ठीक है, वापस तो थोड़ा बहुत आके देखा, सूंगा सांगा, उसके बाद फिर वापस चले गए। जैसे एक डॉगी नहीं होता है, आता है फिर वो। कुछ लोग उसमें से होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आगे बढ़ जाते हैं, वो पागल होते हैं, उनको चाहिए होता है कुछ समझना। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको इच्छा है, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको क्राइसिस है। बदलाव सिर्फ दो नतीजों से होता है। या तो तुम्हें उस चीज़ की तीव्र इच्छा हो गई है इसलिए तुम आ रहे हो, नहीं तो तुम क्राइसिस की वजह से आ रहे हो। क्राइसिस मतलब क्या? तुम्हारे अंदर कोई दुख है, उसकी वजह से आ रहे हो। यही दो रास्ते होते हैं। लेकिन इस मार्ग पे आने के बाद एक पॉइंट आता है जहां पे तुम्हें एक्चुअली में वो प्राप्त हो जाता है जिसलिए तुम आए थे। अब जब प्राप्त हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि सब कुछ छूटने लगता है। मतलब तुम्हारे सारे जो डिजायर्स हैं वो इवेपरेट होने लगेंगे। इवेपरेट मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक है,
अब प्लास्टिक को अगर आप जलाते रहो तो वो काला धुआं एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो वो अभी प्लास्टिक था, अब वो इवेपोरेट हो गया, अब वो प्लास्टिक वहां नहीं है, अब वो सॉलिडिटी खत्म हो गई उसकी। तो ये जो डिजायर हमारे अंदर सॉलिड हो रखे हैं, जो ठोस और डेंस हो रखे हैं हमारे अंदर इतने ज्यादा, ये जो ठोसपन है ये नीचे गिरने लगता है। ये समझने की जरूरत है कि ये जो ठोसपना है ये नीचे गिरने लगता है। अभी क्यों नीचे गिरता है? क्योंकि आप ये जान चुके हो कि ये एक बहुत छोटी चीज है। जब आपके अंदर ये ज्ञान आ जाएगा कि तुम कौन हो, तो ऑटोमेटिकली तुम अपने आप को बड़ा समझोगे। क्यों? क्योंकि तुम इस पूरे का पूरा ब्रह्मांड हो, तुम पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो। अब तुम्हारे सामने जो लक्ष्य थे वो सब छोटे हो जाएंगे तुम्हारे सामने। अब क्या होगा? अब जो होगा वो कुछ खतरनाक होगा। सारी चीजें इवेपोरेट होने लगेंगी। मतलब क्या? जो तुम्हारे लक्ष्य थे, अब जब इवेपोरेट होगा तो क्या होगा? क्या होगा? पहले हम डिजायर देखते हैं क्या क्या है आपका। सबसे पहले तो आदमी के अंदर ये डिजायर होता है कि मुझे एक सच्चा प्यार करने वाला कोई आशिक चाहिए, कोई इमोशनल सपोर्ट के लिए हमें एक पार्टनर चाहिए। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरी ज़िंदगी में इमोशनल सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरे घर वाले बिजी थे अपने काम में। अगर मैं रो रहा हूँ तो समझ लीजिए मेरे पास कॉल करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है। कॉलेज में मैं देखता था कि रोज़ मम्मियों का कॉल आ रहा है, पर मेरी मदर का कभी कॉल नहीं आता था। हार्डली कभी महीने में 1-2 बार कॉल आ गया। वो इसलिए आता था क्योंकि क्या चल रहा है और क्या, मतलब ठीक है फीस वगैरह, वो मतलब फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं थी। इमोशनल जो अटेंशन बच्चे को चाहिए होती वो नहीं थी। अब आप इमोशनल अटेंशन बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चे को नहीं देख रहे हो, ऊपर से इस खतरनाक दुनिया में आपने बिना बच्चे को अटेंशन दिए हुए, इमोशनल अटेंशन, फाइनेंशियल अटेंशन नहीं, इमोशनल अटेंशन दिए हुए अपने बच्चे को तुमने इस जंगल में छोड़ दिया जहां पे भेड़िए घूम रहे हैं, मांसाहारी जीव घूम रहे हैं, जहां पे शेर है, टाइगर है, भेड़िए, सियार, लकड़बग्घे ये सब घूम रहे हैं। ऐसे जगत में तुमने अपने पुत्र को छोड़ दिया। अब जब तुमने अपने पुत्र को छोड़ दिया तो वो पुत्र क्या करेगा? आपसे तो कोई अवेलेबिलिटी है नहीं, तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट अवेलेबिलिटी क्या है? नेक्स्ट अवेलेबिलिटी क्या है भाई? लड़की के पास जाओ। भाई आदमी को 2 ही लंबे बाल वालों का सपोर्ट चाहिए होता है। ध्यान देना इस बात का। 2 लंबे बाल वाले मनुष्य या आदमी को चाहिए। तो आपकी मां चाहिए होती है आपको, ठीक है? अगर आप एक लड़के हो तो आपको अपनी मां चाहिए, नहीं तो आपको अपनी पत्नी चाहिए, या तो आपको अपनी प्रेमिका चाहिए, जो भी उसको क्या क्या कहना चाहो, जो भी कहना चाहो, एक पार्टनर चाहिए, ठीक है? और अगर आप एक लड़की हो तो आपको छोटे बाल वाले चाहिए, या तो आपको आपके पापा चाहिए जो आपको उस लेवल पे अटेंशन दे सके, और या तो आपको अपना कोई प्रेमी चाहिए, पार्टनर चाहिए। तो अब क्या होगा? जब पुत्र को या पुत्री को, अभी मैं पुत्र का एग्जाम, पुत्र को नहीं मिला तो पुत्र क्या करेगा? बाहर ढूंढेगा। अब बाहर जो भेड़िया है, ध्यान दीजिएगा, बाहर सब कोई भेड़िया है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर ऐसा मिरेकल हो गया तो आपको कोई अच्छी लड़की मिल गई, नहीं तो आज की दुनिया में ये 2023 आ गया। अभी 2023 में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अभी तो फिर भी चांस है कि आपको सच्चा प्यार मिल जाएगा, वो भी 2-3%। नेक्स्ट 10 साल में ये 2-3% गिर जाएगा 1% पे, और उसके 10 साल 20 साल में ये खत्म ही हो जाएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि 0.0001% पॉसिबिलिटी होगी कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए। क्यों? क्योंकि रेस्टलेसनेस बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो वो प्यार करने के काबिल नहीं होता है, वो सोशल सपोर्ट के काबिल नहीं होता है। वो क्या तुम्हें प्यार देगा जब वो खुद इतना क्रोधित है, उसके पास खुद
प्यार नहीं है तो वो क्या प्यार देगा तुम्हें? जिस इंसान के पास चीनी होगी वही तो तुम्हें चीनी देगा ना। तुम्हारी बीवी आके तुमको इमोशनल सपोर्ट करती है, तुम्हारी बातें सुनती है, अगर वो इतनी रेस्टलेस हो जाए कि उसकी वो बात सुनी ना, वो उससे आदमी क्या करता है जब रेस्टलेस हो जाता है? तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो किसी की बातें नहीं सुनता। जो लिसनर्स होते हैं ना, उनके अंदर पेशेंस होता है, जो गुड लिसनर्स होते हैं। लेकिन जब उनके अंदर पेशेंस खत्म हो जाता है तो लिसनिंग नहीं हो पाती। अब ये पॉडकास्ट को, ये क्यों नहीं आगे बढ़ता पॉडकास्ट? यूट्यूब पे पॉडकास्ट डालूंगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग छोड़ देंगे शुरू में ही, क्योंकि उनकी आदत नहीं है पॉडकास्ट देखने की। अभी वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा लंबा देख लेंगे। तो ये जो छोड़ रहे हैं ये सीरियस नहीं है, क्योंकि इनको अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि बाहर कुछ बड़ा हुआ है। और जब तक तुम्हें 1% लगता रहेगा बाहर कुछ पड़ा हुआ है, तब तक तुम इस मार्ग पे ना ही आओ तो अच्छा है। क्योंकि इस मार्ग पे आके तुम अपना समय जो है वो सिर्फ वेस्ट कर रहे हो। दैट्स इट। तो समय बर्बादी या समय को गंवाना एक अच्छी चीज नहीं है, ठीक है? तो अब सवाल ये आता है कि जब उस पुत्र को ऐसे छोड़ दिया भेड़ियों के साथ, तो भेड़ी वो उसने जाके कहीं और अटेंशन दी, और वो फिर उससे ऑब्वियसली उससे तो लड़की से तो प्यार मिलने से रहा। तो अब आदमी क्या करेगा, है ना? तो अब सवाल ये आता है कि जब आप ये सब कुछ करके देख चुके हो, फिर आप इस मार्ग पे आते हो, फिर उसके बाद क्या होता है? आपको वो चीज़ मिल तो जाती है। इमोशनल सपोर्ट नाम की चीज़ आज मेरी जीवन में है ही नहीं। मुझे चाहिए ही नहीं किसी के बाप का, किसी के माँ का, किसी की बेटी का सपोर्ट, मुझे चाहिए ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको बोल के कुछ पा लूंगा, ये एक्चुअली मैं ऐसा ही है। पिछले 4-5 साल से मैं एकांत में समय व्यतीत करता हूं। अगर मैं किसी से शादी भी करने वाला हूं तो आउट ऑफ हैप्पीनेस कर रहा हूं, हैप्पीनेस के लिए नहीं कर रहा हूं। दोनों में डिफरेंस है बहुत। एक है आप हैप्पीनेस के लिए शादी कर रहे हो, एक है आप हैप्पीनेस से शादी कर रहे हो, खुशी से शादी कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस है। जब आप खुशी से शादी करोगे तो अब आपके पास जो सोर्स है खुशी का, वो जो कुआं है वो कहीं और है। वो अब आप लड़की में कुआं नहीं ढूंढोगे, क्योंकि लड़की कब तक पानी देगी तुम्हें? आज पानी है, कल नहीं है। ये आरओ की तरह है कि थोड़ा बहुत पानी कभी कभी निकलता है, कभी खत्म हो जाता है, फिर भरना पड़ता है। फिर जब तक नहीं भरेगा तब तक प्यासे रहो, और थोड़ा 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 1-2 बूंद पानी मिल रहा है है ना? तो ऑल्दो आरओ का बहुत घटिया एग्जांपल था, बट ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो अब इस पॉइंट पे आने के बाद जो रिलेशनशिप का डिजायर है, यानी इमोशनल सपोर्ट, वो खत्म हो जाता है। अब तुम्हें किसी के बाप से फर्क नहीं पड़ता कि वो आए चाहे ना आए, चाहे वो तुम्हारे साथ रहे, चाहे प्यार करे, चाहे चीट करके चली जाए। आपकी लाइफ में 2-3-4-5 दिन तक थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा। अगर ज़्यादा अटैचमेंट है तो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना मैक्स, आप बाहर आ जाओगे। आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। लोग पता है क्यों नहीं बाहर आ पाते ब्रेकअप से? क्योंकि उनको वापस उस लोनलीनेस में नहीं जाना है। लोग नाटक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि मैं खुश हूं, लेकिन खुद से, अपने मन से कैसे नाटक करोगे तुम? हम लोग को तुमने बता दिया कि तुम बहुत खुश हो इंस्टाग्राम पे, लेकिन अपने मन को कैसे बताओगी या बताओगे? तो अब सवाल यह आता है कि जब इस पॉइंट पे हम पहुंचते हैं तो हमें 2-3 चीजें समझनी होती हैं। कि पहली चीज तो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो डिजायर है वो क्या है? इमोशनल सपोर्ट। वो खत्म हो गया। इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए ही नहीं, सच में नहीं चाहिए। लिटरली मैं बता रहा हूं, ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने अचीव कर लिया, मतलब आप समझ लो सोना है आपके पास, पारस मणि है, लेकिन पारस मणि का भी नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डुअलिटी चल रही है यहां पे। पारस मणि तो है आपके पास, ध्यान देना, लेकिन पारस मणि जब तक नहीं मिली तुम्हें यह लगा कि सारी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हो जाएंगी इससे, पर द मोमेंट यू गेट दैट पारस मणि, व्हाट हैपेंस इज कि अब पारस मणि
को पाने के बाद एक बाई प्रोडक्ट प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, एक फॉलो अप प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, अब आपको चार्जर और अगर वो ना दें, यूएसबी और ईयरफोन और सर्विस सेंटर ना दें, तो अब क्या होगा? फॉलो अप प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको चार्जर चाहिए, ईयरफोन चाहिए, ये चाहिए, फॉलो अप प्रॉब्लम, ये सब फॉलो अप प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो अब सवाल यह आता है कि वो फॉलो अप प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि लोगों को ये इमेज बनी हुई है कि अद्वैत की तरफ यात्रा करो, अद्वैत की तरफ यात्रा करो तो सब कुछ सही रहता है। सब कुछ सही रहता है, जो तुम चाहोगे वो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब वो सब कुछ क्या है? एक तो आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया, ऑल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि सिर्फ एक डिजायर नहीं छूटता है यही तो चक्कर है। लोग सोचते हैं हमें ये मिले पर ये ना मिले। अरे आएगा तो पूरा आएगा। होलिस्टिक अप्रोच होती है यहां पे, आपको फ्रैगमेंटल चीजें नहीं मिलती। अरे रिलेशनशिप में जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए या आपको नहीं, वो सब तो मिल गया, चलो नहीं मिला, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट आपकी जिंदगी में अब आपको नहीं भी मिला तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका कौन क्या है? व्हाट इज द सकारात्मक जो क्षेत्र है या पक्ष है, वो हमें नहीं दिखता इसका। नकारात्मक, माफी चाहूंगा, नकारात्मक जो साइड है वो नहीं दिखता हमें। तो नकारात्मक साइड क्या है? वो ये है कि सिर्फ एक डिजायर नहीं छूटेगा, सारे डिजायर छूट जाएंगे। वो डिजायर क्या है? कि आपको काम करना है, पैसे कमाने हैं। अब ये जो पैसे कमाने की बात है, इसमें क्या होता है कि आपको सस्टेनेबल, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, ठीक है, आपको कोई काम नहीं, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं और तब आपको ये प्राप्त हो गया ज्ञान, तब आपके लिए उतना ही उचित करना जरूरी होगा जितना चाहिए होगा, और आप पैसे की तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। तो लाइफ में क्या होगा कि कंपल्शन जो है वो पैसे का अभी तक था आपके लिए, लेकिन अब वो कंपल्शन भी खत्म हो गया। अभी तक आपको एक कंपल्शन था इमोशनल सपोर्ट का, लेकिन वो खत्म हो गया, पर ये भी कंपल्शन खत्म हो जाएगा। तो अब क्या होगा? जो आपके बड़े लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। अब ये अच्छी चीज भी है अगर देखा जाए तो, लेकिन ये पूरी तरीके से ही खत्म हो जाती है। मतलब क्या? आपकी तरफ, आपका पैसे की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। किसी भी चीज को बड़ा करने के लिए लाइफ में, बिजनेस में, या किसी भी पढ़ाई कर, कुछ भी, उसको आपको बहुत दिल से करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, तो उसकी वासना ज़रूरी है बनना। अब वासना बनेगी ही नहीं आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की वासना नहीं बनेगी। सिर्फ इसकी वासना बनेगी कि एकांत में है, इसकी वासना बनी रहे। ये अच्छी वासना है, सात्विक वासना, एकांत में है, और सेल्फ रियलाइजेशन की बातें, और ये भगवत गीता और ग्रंथ और सच्चाई, सत्य का साथ, ये सब तो है, बढ़िया है। लेकिन राजसिक जो भोग है, उसकी तरफ जो कर्म योग जिसको बोलते हैं, वो भी खत्म होने लगता है, तो कुछ करने का मन नहीं करेगा। या तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा आपने डाल रखा है, म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो आपका बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तभी आए जब जो कुछ करना हो तो, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो ही इसमें आए। एक तरीके से इसी को वैराग्य बोलते हैं, इसको वैराग्य बोलते हैं, बियॉन्ड डिजायर्स। तो जो द्वेष है वो खत्म हो जाता है, जो राग है वो भी खत्म हो जाता है। और राग द्वेष क्या होता है? एक्सट्रीम लाइक्स, एक्सट्रीम डिसलाइक्स, ये खत्म हो जाते हैं। जब ये बैलेंस आउट हो जाते हैं तो अब क्या होगा? आप अपने माइंड को आप कहीं भी घुमा दोगे, लेकिन माइंड वहां पे घूम तो जाएगा पर टिकेगा नहीं। ये चीज मत सोचना कि टिक जाएगा, कि आपने मार्केटिंग में लगा दिया तो टिक गया, लग जाएगा लेकिन टिकेगा नहीं। तो वहां पे क्या होता है? आपको स्ट्रगल होती है, संघर्ष होती है, तो बहुत ज्यादा शिद्दत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आपका ध्यान जो है वो हटे ना वहां से, जब तक आपका करियर इतना सक्सेसफुल ना हो जाए कि अब आपको पैसे से पैसे बनाना आ जाए,
पैसे की ज़रूरत ना हो, ठीक है, तो अब आपका पैसा जो है वो अटेंशन नहीं खींचेगा आपकी, ठीक है। ऐसे आपको अटेंशन तब खींचेगी जब पैसे का जो क्राइसिस है वो होने लगेगा आपकी ज़िंदगी में, तो आपका होगा कि यार अभी फिर से वापस पैसे की क्राइसिस हो गई, ऐसा होगा। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैनेजेबल नहीं है, मैनेजेबल है, पर ये एक ऐसा आजीवन संघर्ष बन जाएगा। ऐसे नॉर्मल लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में ऑटोमेशन हो जाता है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ही वो पैशन मान रहे हैं, उसको सब कुछ मान रहे हैं। बहुत सारे लोग देखा होगा पागलों की तरह बिजनेस के बारे में बात करते रहते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है, लेकिन उसको छोड़ना आपके लिए चुटकी का खेल होगा। वो लोग नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि वो सालों से बिल्ड हुआ पड़ा है। मतलब कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वासना वो डेंस नहीं हो सकती, कोई भी इच्छा डेंस नहीं हो पाएगी। इच्छा तक रहेगी, इंटरेस्ट तक रहेगी, लेकिन अगर आप तो भी कर दो कि बर्निंग डिजायर बना दो, बर्निंग डिजायर नहीं बनेगी वो चीज़। और बर्निंग डिजायर बनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बड़ा करना है कुछ एंटरप्राइज या कुछ भी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है ना, तो उसके लिए उसका बर्निंग डिजायर होना ज़रूरी है। क्योंकि बर्निंग डिजायर नहीं होगा तो अटेंशन नहीं होगा, अटेंशन आपका इधर उधर खींचेगा। आप ऐसे पॉडकास्ट कर रहे होगे मेरी तरह हर रोज़, ठीक है। जो लोग नहीं जानते, मैं स्पॉटिफाई पर रोज़ मेरा पॉडकास्ट आता है, मतलब छूटता नहीं है, ऐसा ट्राई करता हूँ कि ना छूटे। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी होता है। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरा ध्यान, मैं इसको मैनेज कैसे करता हूं। देखिए, जैसे मैं पॉडकास्ट खत्म करता हूं, मैं सीधा बुक्स पढ़ने लग जाता हूं और प्रैक्टिकल चीजें करना चालू कर देता हूं। जैसे कि जो भी बुक में पढ़ा वो अप्लाई करना। कभी कभी अप्लाई होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो ज़बरदस्ती करना पड़ता है। वो ज़बरदस्ती आलस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आलस अगर होता तो मैं यहां तक नहीं आ पाता जो मेरी यात्रा अभी तक रही है। और ये एक ऐसी यात्रा है जो आप दिखा नहीं सकते यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को। आप मेरी बातों से समझ सकते हो कि मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, अगर आपके पास दिमाग है तो। क्योंकि कई लोग सब्सक्राइबर्स देख के आंख चमकाते हैं, तो वो चीज देख के उनको लगता है कि हाँ, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं तो ये कुछ समझदार होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स है लोगों के पास, लेकिन बातें दो कौड़ी करेंगे तो टट्टी ही करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सक्राइबर मेरा ध्यान नहीं है। मैं ये बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा की प्रोग्रेस सिर्फ आपको दिखेगी, आपके पास जो समझदार लोग हैं उनको दिखेगी, जिनके जीवन में सच में कुछ चेंज आया होगा मेरी बातें सुन के, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ये कुछ सही बात है, तर्क है बात में। और जो फॉलोअर्स होते हैं उनके पास माइंड ही नहीं होता, दे आर इमोशनल, दे आर अटैच विद अ पर्टिकुलर पर्सन और एन आइडिया। और वो पर्सन कुछ भी बोलेगा, किसी को भी गाली देगा, कुछ भी करेगा, उसके पीछे भागेंगे। वो कहेगा ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद ले। अरे तो खरीदने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो भी आप बेच रहे हो वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस आदमी को आजादी मिले। ये ना हो कि भैया मेरे पास आओ और उसके बाद फिर से आना पड़ रहा है आपको मेरे पास, है ना। तो कुछ ऐसा बताओ ना, मछली पकड़ना सिखाओ ना, मछली पकड़ के मत दो मेरे को। अगर आपको बेचना ही है तो लोगों को आजादी बेचो, फ्रीडम बेचो, बाउंडेशन मत बेचो। तो क्या बेचना है क्या नहीं बेचना उसको समझने की कोशिश करो। बेचना गलत बात नहीं है, बेचो, ठीक है। तो अब सवाल यह आता है कि इसको मैनेज कैसे करें। मैनेज करने का वही सिंपल तरीका है कि माइंड में जो कलर बना हुआ है, जो कंडीशनिंग है, वो डीकंडीशनिंग होने के बाद उसको कंटिन्यूअसली रोज का रोज जो भी आपका लक्ष्य है उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ना होता है, और फिर वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये मैनेजेबल है नहीं, बहुत मुश्किल से आपको मन करेगा कि आप इस पर करो। अगर आप एक मंदिर में हो या आप कहीं छोड़ दिया सब कुछ आपने, तब तो सही है आपके लिए। बट अगर मेरे को ये कहा जाए कि मेरे पास ये चॉइस है कि मैं इसको बहुत सक्सेसफुल होने के बाद लाता अध्यात्म को अपनी ज़िंदगी में, या फिर मैं पहले ही ले आऊँ, तो मैं हमेशा पहले चूज़ करूँगा। क्योंकि मेरे लिए मेरे मन की शांति
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैसा वैसा मैनेजेबल है, पैसा वैसा मैनेज हो जाता है, उसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। कई लोग हैं सरकारी नौकरी करते हैं, मैसेजेस करते हैं मेरे को, ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े पोस्ट में। मेरे को अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर मेरे को सुन रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सुन रहे हैं। पर मुझे फिर ये भी लगता है कि हाँ ठीक है, पोस्ट बड़ी है ना, माइंड बड़ा है नहीं बड़ा, उस पर हमें वो देखना होता है। जस्ट बिकॉज आप प्राइम मिनिस्टर हो, और मैं प्राइम मिनिस्टर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर सारी स्किल्स हैं। आप अपने मन को भी व्यवस्थित कर सकते हो, आप देश को व्यवस्थित कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपने मन को व्यवस्थित कर लो कि अगर आप प्रेसिडेंट हो तो सब कुछ हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई कर्म योग कॉन्कर कर लिया है। ये तो वही हो गया कि आपको बिजनेस आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है। आपको सिंगिंग आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी अरे वाह क्या सिंगर है, गाना सुनाओ भाई, गाना सुनाओ। क्यों? क्योंकि हम रो रहे हैं, हमें 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 थोड़ा सा खुशी चाहिए, गाना सुनाओ। इसीलिए यूट्यूब पे ये जो जंक कंटेंट है ये ज्यादा चलता है। आप देखोगे तो अगर मैं कंट्रोवर्शियल कुछ प्लग इन करके डालूं ना तो बड़ी जल्दी चलेगा, वो टाइम नहीं लगेगा चलने में। तो अब सवाल यह आता है कि फाइनेंस और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ में जाती है। तो अगर इसका जवाब है तो वो कह सकता हूं कि हाँ, बट बहुत स्ट्रगल से, क्योंकि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो चीज छूटेगी। देखिए, आपके अकाउंट में कितना भी पैसा आ जाए, आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं, मेरा दोस्त है एक, वो बहन की शादी कराने के लिए उसने 4-5-6 लाख रुपए ले लिए। अब क्या हुआ कि मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि भाई जितना था उतने में ही करा देते, और नहीं होता तो भी क्यों करा रहे हो शादी? तो कहता क्या बात कर रहे हो, ये क्या बात कर दी तुमने यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, बहन की शादी नहीं कराएंगे क्या? मैंने कहा नहीं तो 7-8 लाख रुपए का कर्जा लेके तुम शादी कर रहे हो, तुम कमाते कितना हो? 25, 30, 40? कब तक तुम चुकाओगे उसको? 5 लाख रुपए का तुमने कर्जा ले रखा है, कैसे करोगे? अरे देख लेंगे यार। अब बुलेट गिफ्ट किया उसको, किसको? उसके पति को, बहन के पति को। अब बुलेट तो आपने गिफ्ट कर दिया, लेकिन आपने चादर से ज्यादा पैसे फैलाए, उससे जो आपकी फ्रीडम है वो छिन गई। क्योंकि आपको अपने माइंड में आपने अपनी बहन को और अपने माँ बाप को सबसे ऊपर रखा है, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन फ्रीडम को भी रखिए। लोग यही करते रहते हैं पूरी जिंदगी, अपनी फ्रीडम दे देते हैं किसी और को और फिर रोते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि खुश रहते हैं, हाय ये हाय वो, हाय ये ऐसा हो गया, हाय मेरी पहिए, हाय वो। अगर बहन की शादी हो रही है, अब देखो ये मेरी चॉइस है, क्योंकि कई लोगों को ये बड़ा अटपटा लगेगा कि ये क्या बात बोल दी। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपने कर्जा लिया, बनता है, आपने उसकी मृत्यु को होने से बचाया है, वो एक दुख में था, उस दुख से आप उसको निकाल रहे हैं। ये साला बच्चा पैदा करने के लिए और ये सुख के लिए आप कर्जा क्यों ले रहे हो? किसी के सुख के लिए कि तो तुम क्यों कर्जा ले रहे हो? आजकल की बेटियां इतनी बड़ी हैं कि वो खुद सब मैनेज कर सकती हैं, और अगर ऐसे में इतना आप पैसा लेके शादी कर रहे हो, अगर आप 50,000 में करो, जितना आपका बजट है उतने में ही शादी करो। नहीं, हम तो इतनी बड़ी शादी करेंगे, समाज क्या कहेगा? और वो इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि उनको अपनी बहन से ज्यादा फोकस है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको समाज को क्या दिखाना है। आप ध्यान देना, दोनों में जमीन। बहन थोड़ी कुछ कह रही है, बहन नहीं कह रही कुछ कि हमें शादी कराओ या कोई। बहन तो कह रही भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगी आगे खुद ब खुद। क्योंकि शादी कराना आज एक ऐसी चीज नहीं हो गई कि शादी के बाद एकदम से आपने उसको रिलैक्स हो गया। शादी के बाद भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, जो बिना शादी किए नहीं थे, वो कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं कि आपका पति मारा मारी कर सकता है, पति कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल कर सकता है, ऊपर से आप हाउस वाइफ बन के जा रहे हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आपके पास पावर नहीं है, आपकी जो फ्रीडम है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। आजकल जो औरतें हैं, लड़कियां हैं,
वो तुरंत डाइवोर्स क्यों लेती है? क्योंकि आज जो है, जो नारी है, उसके पास पावर है पैसे कमाने की, वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, तो वो तुम्हारी क्यों सुनेगी? आज से 40-50 साल पहले जो हमारे घर में शादियां वादियां हुई, अब वहां पे क्या था कि अब अगर मम्मी को पसंद भी नहीं है तो भी फिर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले की जनरेशन में ये चीज नहीं थी। पहले की जनरेशन में अगर आप इनसिक्योर हैं बंदे के साथ, तब भी आपको रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जाओगे कहां? और अगर आप चले भी गए मायके, तो आपके बेटे बच्चे खाना कैसे खाएंगे? तो बहुत मजबूरियां थी। अभी तो डाइवोर्स रेट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं सकती, तुम सुना नहीं सकते, तुम सुना नहीं सकते, वो सुन नहीं सकती, वो सुना नहीं सकती, तुम सुन नहीं सकते, तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, अलग हो जाओ। और जितना ज्यादा मन रेस्टलेस होता है, उतना ही दूसरे लोग की तरफ आकर्षित होता है कि अरे यार, ये मेरा पति सही नहीं है, ये देखो कितना अच्छा है, और ये इससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मेरा बॉस है, चलो इसके साथ मैं एक्स्ट्रा मैरिटल में चली जाती हूँ। वही साथ ही साथ कोई पति है तो वो कहता है भाई ये ज़्यादा सुंदर है, मेरी बीवी इतना परेशान करती मेरे को, आज मैं इतना कमाता हूँ, ठीक है डाइवोर्स होगा भी तो दे देंगे 50% प्रॉपर्टी, एलुमनाई जो भी है, वटेवर, ख़त्म। क्या जेफ बेजोस का नाम सुना होगा आपने। तो वेस्ट से सब कुछ अंदर आ रहा है, तो ये मत सोचो कि सिर्फ टॉयलेट सीट आ रही है, या फिर डांस स्टाइल आ रही है, या फिर सिंगिंग स्टाइल आ रही है, या फिर पहले ईटिंग स्टाइल आ रही है कि फोक से खा रहे हो, वो भी आ रहा है साथ में डाइवोर्स। ये मत सोचो कि ये आ रहा है। तो मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने कहा भाई तो इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है कि मतलब 5-6-10 लाख में तुम शादी कर रहे हो? तो वो कह रहा है नहीं, मैं बाउंड होने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने कहा कि तुम्हें बहन की तो शादी कराना, पर नहीं माने तो नहीं माने, वो करवाया और बाउंडेड है, कुछ कर नहीं सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, बाउंडेड है। जॉब करो, जॉब छूट गई तो पता नहीं क्या करेंगे, बाउंडेड है। बाउंडेड किसने किया? तुम्हारे अपने खुद के डिजायर ने, कि सोसाइटी क्या कहेगी। तो ये सब चीजें टूटने लगती हैं, ये सब चीजें आपकी, इसको क्लैरिटी आने लगती है इन सब चीजों में, कि शादी इतनी कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है कि मुझे अपने आप की अपनी जिंदगी की आजादी देके शादी करवानी है। ये बहुत अटपटा लगेगा कई लोगों को, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखिए आपकी अपनी चॉइस है, आप करिए। लेकिन जब आपकी विजन ऐसे हो जाती है, इस लेवल पे विजन हो जाती है कि आप छोटी छोटी चीजों को सच में छोटा देखते हो। अभी क्या है, छोटी छोटी चीजें आप सच में बड़ा देख रहे हो, हैं एक्चुअली में वो छोटी चीज, लेकिन माइंड में बड़ा कर रखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माइंड में वही संसार है, वही तुम्हारे माँ बाप, बच्चा, बेटी, मेरी जॉब, मेरा पैसा, बैंक बैलेंस, थोड़ा बहुत घूमने चले जाओ, बच्चों के साथ टाइम, यही तुम्हारा संसार है। अब जब तुम्हारी विजन थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी तो तुम्हारे लिए सब कुछ संसार हो जाएगा। अभी 2-3-4 लोग संसार है तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी संसार है। अब जब ये हो जाएगा तो उसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक तरफ शांति तो मिल जाएगी, जो गहन शांति होती है कि तूफान ऊपर ऊपर से चीजें थोड़ा बहुत रहेगा, अंदर अंदर से सब कुछ शांत रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ड्रामा चल रहा है, पिक्चर चल रही है, पिक्चर चल रही है। मेरे जैसे कितने आए, कितनों को परेशानियां हुई मेरी ही तरह, मेरे से ज्यादा, कितने आज दफन हो गए, जला दिए गए। कोई फर्क नहीं पड़ता इस यूनिवर्स को कि तुम्हारी बहन की शादी हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक्चुअली तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम यूनिवर्स हो। क्योंकि अगर बहन का एक्सीडेंट हो रहा है तब तुम्हें फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एम्पैथी है। तब तुम 10 लाख ले लोगे, 20 लाख ले लोगे बैंक से, वटेवर, जहां भी लेना है। लेकिन सुख समृद्धि के लिए कौन सा, मतलब ये तर्क आपको समझ में नहीं आएगा। आपको चीजें एकदम क्लियर दिख रही होंगी, लोगों को वो संसार लग रहा होगा, लोगों के लिए वो सबसे सर्वोपरि चीज होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। आपके लिए वो एकदम लाइट चीज होगी। आपको होगा ये क्या हो रहा है, सीरियस ही नहीं है कोई, सीरियस। इसलिए तो बोलते हैं लाइफ को गेम की तरह देखो। वो क्यों बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं लाइफ एक खेल है, सीरियस क्यों हो रहे हो?
वो क्योंकि उनकी विजन जो है ब्रॉडर है, वो थोड़ा पीछे आ गए हैं। सैटेलाइट पॉइंट ऑफ व्यू है इनका। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके घर के ऊपर जो एंटीना है वहां पे है, वहां से आपका पॉइंट ऑफ व्यू चलता है बस, और वहीं खत्म हो जाता है। घर के ऊपर जो एंटीना होता था, दूरदर्शन आता था यहाँ पे, वो दूरदर्शन वाले एंटीना में आपकी आंखें लगी हुई हैं, आपकी विजन वहीं पे है। आप ना अपने प्रदेश को, ना अपने शहर को अपना समझते हो, ना अपने प्रदेश को अपना समझते हो, ना देश को अपना समझते हो। अगर सच में समझते होते तो कूड़ा नहीं कर रहे होते। आप क्या अपने घर में कूड़ा करते हो? नहीं करते। आज हिट एंड रन के कितने केसेस होते हैं। सब एक दूसरे को नोच के अपने घर में लाना चाहते हैं। उनको लगता है उनके घर में वो चीज वापस नहीं आएगी। उनको लगता है कि अगर हम अमीर हैं और हमारा एक बंगलो है तो वो जो बाहर के गरीबों की फ्रस्ट्रेशन है वो उनके अंदर नहीं आएगी। आएगी, वो भी आएगी एक दिन, वो भी टाइम लगेगा। टाइम नहीं लगता फ्रस्ट्रेशन आने में अंदर। बाहर जब अगर शोर मचा हुआ है ना तो अंदर भी शोर आएगा, एक रूल है। बाहर बस शोर बढ़ना है थोड़ा सा। अभी शोर थोड़ा कम है तो अंदर नहीं आ रहा है। तो लोगों को जो विजन है लोगों की घर पे ही है अभी, कि भैया हाँ ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी बीवी, ये मेरे बच्चे, और यही मेरी संसार है, यही मेरा दुनिया है। जब ये खत्म हो जाता है, जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो ये खत्म हो जाएगा आपकी जिंदगी से। खत्म मतलब ये नहीं आप छोड़ दोगे उनको, आप सबको एक जैसा देखोगे। फिर आप ये नहीं कहोगे कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, दिल्ली बकवास है, ये देखो ये कर्नाटका में ये बैंगलोर बहुत अच्छा है। आप ये नहीं कहोगे। फिर आप देखो कहोगे भाई ये मेरा ही है सब कुछ, वहां भी है यहाँ भी ऐसे ही है, कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं मैं यहां भी। और दिल्ली वाले को गाली दे रहे हैं बैंगलोर वाले, दिल्ली वाले इधर मुंबई वालों को गाली देते हैं कि मुंबई ज्यादा अच्छा। अरे भाई गाली दे के क्या होगा, सब तुम्हारा ही शहर है भाई, तुम्हारा ही देश है। इतना भेद क्यों? आईपीएल में सारे लोगों को लड़ा दो, चेन्नई वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स लड़ाओ, ठीक है। यूपी बिहार करते रहो, यूपी वर्सेस बिहार, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ। साउथ इंडिया में जाओ तो बोलते कंजूस है वहां के लोग, नॉर्थ इंडिया में आओ तो बोलेंगे रेस्टलेस लोग हैं, लड़ाई करते हैं। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है बताइए? और कुछ हो रहा है इसके अलावा? बात करेंगे हमारा देश है। तो ये जो दोगलापन है लोग के अंदर, कि जो एक्चुअली जिसको अटेंशन चाहिए, आर्मी का कोई शहीद हो जाता है उसको उतनी अटेंशन नहीं मिलती, फार्मर में किसी को कोई अटेंशन नहीं मिलती है, तो वो चीज तो है नहीं। अटेंशन किसको मिल रही? सेलिब्रिटी को। ऑल्दो एक बराबर सबको मिलनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि उनको भी ना मिले, लेकिन जो बात होती है कि मैं भारतीय हूं और उसके बाद फिर हम लड़ रहे हैं रिलीजन के नाम पे, ये जो चीज है ये मेरे कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर, ये सब चीजें खत्म हो जाएगा। फिर आपके लिए मदर अर्थ हो जाएगा। मदर अर्थ का ही पार्ट मदर इंडिया है, पर सिर्फ मदर इंडिया हमारी मदर नहीं है। पूरा का पूरा जो ग्रह है वो हमारी माँ है। यहां तक आपकी सोच आ जाएगी। अभी क्या है कि ये मेरा देश है, वो उनका देश है, लड़ाई करो। ये सब क्या है? भिन्नता की वजह से ही तो हो रहा है ये, कि हमें एक सेंस ऑफ सेपरेशन है, कि कुत्ते को हम मार रहे हैं, बिल्ली को हम मार रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं। ये सब खत्म हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ रिपरकशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया तो भैया सब कुछ बढ़िया है। फाइनेंशियल कुछ आपके जो अंदर की जो जितने भी जो भी चीजें हैं, जो भी गुच्छे हैं, ये जो गांठें हैं अंदर की वासनाओं की, ये सब गांठें खुलने लगती हैं। कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको हर कोई ऐसा लग रहा होगा कि एक सेम दृष्टि से देखोगे आप। ऑल्दो प्यार आप अपनों से ही, अटैचमेंट अपनों से ही होगा, ऐसा नहीं है कि सबसे अटैचमेंट हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं होगा कि आपकी सिर्फ वहीं तक विजन रहे कि मैं सुबह से शाम तक सिर्फ अपने घर वाले, ये नहीं होगा। ये जो पकड़ के लोग बैठते हैं कि तू मेरा बेटा है, तू इससे शादी कर, तू मेरा इसी में करियर बना, अगर नहीं बनाएगा तो घर से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसको आत्मज्ञान प्राप्त है
अगर उसके घर वाले उसको आके कह रहे हैं कि तुमको हम घर से बाहर निकाल देंगे, तो वो खुशी खुशी घर से निकल जाएगा, क्योंकि उसके लिए घर और बेघर नाम की चीज नहीं है। उसके लिए जहां वो है वही घर है। वो कोलकाता में है तो घर है, तमिलनाडु में, न्यूजीलैंड में है तो घर है। वो सब जगह घर मानेगा अपने आप को। होम सिकनेस नाम की चीज नहीं होगी, क्योंकि होम बचा ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज होम। द एंटायर प्लेनेट इज योर होम। सो इफ यू आर स्टेइंग इन अ जंगल, यू विल नॉट मिस योर होम। याद आएगी, लेकिन ये नहीं होगा कि वो मेरा घर है, ये पराया है। वो जो जंगल है उसमें आपको एक अपनत्व दिख रहा होगा। अभी जंगल आपको एक दूसरे विजन से दिखता है, एक डर है, एक फिल्टर है कि ये जंगल क्या घटिया चीज। फिर जंगल में जो हवा है, जो 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 एनर्जी फील होती है जंगल में, वो आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ ये मैं हूं। हर तरफ मैं होगा। मैं सिर्फ आपके घर तक नहीं रहेगा। वो मैं घर, प्रदेश, देश, काल से रहित हो जाएगा। किसी भी कोई भेद नहीं होगा किसी भी चीज में। जब ये विजन आ जाती है तो अब छोटी छोटी जो डिजायर्स हैं, मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, ये खत्म होने लगते हैं। अब आप करोगे क्या? क्या करोगे? दो ही चीज होती हैं। या तो आप एक चुनौती पकड़ोगे और उस चुनौती में अपने आप को लगा दोगे कि आज ये करना है, वो करना है, एक चुनौती है। और अगर चुनौती जिस दिन तुमने छोड़ी, उस दिन ये जो एनर्जी है तुम्हारे अंदर, ये एक्सप्रेसिबल एनर्जी, ये या तो इस एनर्जी को तुम बाहर निकालो तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। डिसमेंटल करो अपने आप को। महानिर्वाण बोलते हैं, महासमाधि बोलते हैं। इमीडिएट, मतलब विद इन 3 to 4 years इसको करो, या 1 year या 6 months, जो भी तुम्हारी इंटेंसिटी है उस हिसाब से। और अगर नहीं करना है तो चुपचाप चुनौती में अपना ध्यान लगाए रहो, नहीं तो तामसिक ध्यान लगेगा। 1% तामसिक आपका ध्यान वैसे भी लगता है, लेकिन वो 1% 100% नहीं होना चाहिए। तो जो आदतें हैं वो वैसे ही रहेंगी, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे शरीर में जो प्राण है वो बढ़े ना। जब प्राण बढ़ जाएगा तो सारे एडिक्शंस खत्म होने लगते हैं, क्योंकि अब आपको अंदर से ही मजा आ रहा है। तो एक एनर्जी भी है। अभी तो मैंने सिर्फ इतना बात करी कि जो सेटलेस्ट पॉइंट क्या है, सिर्फ उसकी बात करी।